तो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे होंगे। तो आज हम लोग की जो 7वां अध्याय जो चल रहा है 9th क्लास का, उसका दूसरा पार्ट यानी भूटान के बारे में डिटेल समझने की कोशिश करेंगे लोग। इससे पहले जो वीडियो मैं डाला हूँ उस बारे में नेपाल के बारे में मैं डिटेल समझाने की कोशिश किया हूँ। वो जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और अभी जो जितने भी वीडियो इसके आगे कंटिन्यू जो आएंगे वो सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, वो सभी वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, है ना, क्योंकि एक ना दो क्वेश्चन आपका एकदम बीपीएससी में आने के लिए संभव है, एकदम श्योर है कि आएगा। आप एग्ज़ाम दीजिएगा, उससे बात कीजिएगा, एकदम क्वेश्चन आना ही है ना। किसी न किसी चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा। ये जो 7वें अध्याय का चल रहा है, 7वें अध्याय का 4-5 भागों में बटा हुआ अलग अलग पड़ोसी देश के बारे में डिटेल समझाने की कोशिश किया गया। ठीक है, और शुरू से ही मैं अपना वीडियो डाल रहा हूँ 6th क्लास का, 7th क्लास का, 8th क्लास का, 9th क्लास का, ये सारे ज्योग्राफी का मैं कोशिश शुरू किया हूँ। वो लगभग कंप्लीट होने के कगार पे आ चुका है। 10th क्लास आज ही से शुरू कर दिया जाएगा, उसका भी कंप्लीट करने की कोशिश किया जाएगा। और हिस्ट्री भी शुरू हो जाएगा। हिस्ट्री जो है हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू किया जाएगा, आधुनिक भारत से 8th क्लास से। ठीक है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों को एक साथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सारे सेशन एक साथ चलते रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है भूटान। ठीक है, भूटान का देखेंगे तो भूटान क्या भैया, तो पहली बात ये हमारा एक पड़ोसी देश है, सबके जानता है, एक पर्वतीय देश है कि पर्वत है। अच्छे देखेंगे अगर भारत की मैप ऐसे देखते तो यही सिक्किम हो गया, और सिक्किम के बाद ये अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल के प्रदेश के बाद ये आ जाता है त्रिपुरा, और यहाँ से हम लोग का ये नीचे चला जाता है। ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये है भूटान। ठीक है, याद रखिएगा। अब भूटान की अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो अक्षांश है उसका 26 से 28 यानी 2 ही है। ठीक है, 26 डिग्री 45 मिनट से लेकर 28 डिग्री 20 मिनट तक। ठीक है, इसका अक्षांशीय दोनों उत्तर में हो जाएगा। और देशांतर देखेंगे तो ये पूर्व में हो जाएगा 89 से लेकर 92 तक। तो यानी कि ये 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, ये इसका हो गया अक्षांशीय विस्तार। और ये हो गया 92, और ये हो गया 89। ठीक है, उसके बाद से 90, 91, 89, उसके बाद 90, 91 और 92, मतलब मोटा मोटी जो हो गया है ना, ये हो गया हम लोग का भूटान। ठीक है, इस तरह अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार। भूटान का क्षेत्रफल देखेंगे तो क्षेत्रफल कितना भैया, तो 46,500। और नेपाल का क्षेत्रफल कितना है, जस्ट अभी जो वीडियो अपलोड किया हूँ 1 घंटा पहले, तो आप सभी को बताइए कमेंट करके कि नेपाल का क्षेत्रफल कितना था। ठीक है, भूटान के उत्तर में देखेंगे तो चीन है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, दक्षिण में आसाम है, और पश्चिम में सिक्किम है। इससे पहले के एग्जाम में नेपाल का पूछा था कि नेपाल जो है नेपाल से कितने राज्य सटे हुए हैं, तो जाहिर सी बात आप क्वेश्चन पूछ सकता है भूटान से कितने सटे हुए हैं। तो याद रखिएगा, भूटान के दक्षिण में है असम, है ना, पश्चिम में है सिक्किम, और पूरब में है अरुणाचल प्रदेश। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भूटान यहाँ पर ये भूटान बना हुआ है, इसके ये इस साइड में देखेंगे तो ये हो गया पूरब यानी कि ईस्ट। ठीक है, और इस साइड में हो गया पश्चिम, और इधर हो गया साउथ, और इधर ऊपर में हो गया नॉर्थ। तो कह रहा है कि भैया इसके नॉर्थ में क्या है, तो नॉर्थ में भैया इसके चाइना है। ठीक है, इसके उत्तर में क्या है, चीन है। ठीक है, पूरब साइड में यानी इस साइड में कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है, क्योंकि यहाँ से अरुणाचल प्रदेश शुरू हो जाता है हम लोग का। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ से देखेंगे तो ये वाला आसाम हो जाता है भारत का। ठीक है, और इस साइड में जो है पश्चिम बंगाल हो जाता है, क्योंकि जब मैप बनाया जाता है तो मैप जब बनाता हूँ तो उसमें आप देखते होंगे है ना, ये जो आता है ना पश्चिमी बंगाल वाला एरिया आता है। ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल भूटान से हो गया इसके साइड से। ठीक है, पूर्व पश्चिम साइड से। ठीक है, भूटान के। ठीक है, और इधर से आ जाएंगे नीचे में दक्षिण से आ जाएंगे तो आसाम हो गया, और इधर साइड से आएंगे पूरब से तो ये अरुणाचल प्रदेश से, ऊपर से आएंगे तो चाइना हो गया। ठीक है, आगे जी, भारत के ये चारों ओर स्थलबद्ध घिरा हुआ देश है, जैसे कि नेपाल, तो उसी तरह भूटान भी है जो चारों तरफ से देश से घिरा हुआ है। इसका मतलब क्या है, कहीं भी समुद्र से ये सटा हुआ नहीं है। इसकी राजधानी जो है थिम्पू है, और नेपाल की राजधानी कहाँ थी, काठमांडू। जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी मैप मिल जाए उसको है ना आप देख जाइए, है ना, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी चीज़ें से मिलती है नया ना। अब आइए इस मैप को भी एक बार जानने की कोशिश करते हैं क्या चीज़ है। जैसे कि नेपाल वाला में देखे थे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ आपको देखने के लिए कुछ नया नया मिल रहा है। इसकी राजधानी देख रहे हैं तो यहाँ है ना थिम्पू। ठीक है, थिम्पू के बाद देखेंगे तो इसमें पर्वतीय क्षेत्र जो है, पर्वतीय क्षेत्र का नाम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, स्मरण ना, इसमें पर्वतीय क्षेत्र की नाम नहीं दिया है, नहीं कोई दर्रा दिख रहा है इस मैप में। ठीक है, जगह का नाम दिया हुआ है, तो जगह का नाम जो दिया है, और नदियों का नाम दिया हुआ है। ठीक है, नदी का नाम, जगह का नाम दिया है। तो ये चीज़ें मैप से स्पष्ट रूप से नहीं इसमें दिया हुआ बहुत सारी चीज़ें। आ जाइए अभी इसमें देखते हैं। अब ये स्थलाकृति को देखते हैं। स्थलाकृति मतलब उसका ज़मीनी भाग जो है कहाँ का किस तरह का है। भूटान के दक्षिणी किनारे में लगभग 16 किलोमीटर की चौड़ी मैदानी भाग है। दक्षिण मतलब होता है नीचे वाला साइड। ठीक है, और उत्तर माना ऊपर वाला साइड। तो 16 किलोमीटर लंबी क्या है ना, लंबी पहाड़ पर चौड़ी क्या है, मैदानी भाग है, जिसको द्वार कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि है ना भूटान के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है भैया, तो या पूछ दे क्वेश्चन भैया भूटान के दक्षिणी मैदानी भाग को क्या कहते हैं, तो द्वार कहते हैं। ठीक है, द्वार मतलब जैसे गांव में कैसे लोग बोलते हैं द्वार है, आंगना द्वार रहता है। ठीक है, तो उसी को द्वार याद रखिए। द्वार प्रदेश 600 मीटर
तक ऊंची तथा संकरी पट्टी है। ये 600 मीटर तक ऊंची है, वही नेपाल वाला जो था वो 300 मीटर तक ऊंचा था, ठीक है। उसके बाद मैदान के उत्तर में और ऊपर जाएंगे तो हिमालय पर्वत मिलेगा, ठीक है, जो 1500 से लेकर 3000 मीटर तक ऊंचा है, ठीक है। इन पर्वतमालाओं में ग्रेट हिमालय, क्या नाम भैया, तो इसका नाम है पर्वत हिमालय का। यही क्वेश्चन पूछा था इस पर्वतमालय का ना, उत्तर भाग में जो हिमालय है उस हिमालय का क्या नाम है, तो ग्रेट हिमालय है, ठीक है। और सबसे सर्वाधिक ऊंचाई जो है 7574 मीटर, 7574 मीटर, ठीक है। तो याद रखिएगा इसकी सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है, तो 7574 मीटर है, 74 मीटर है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था बीपीसी में, वहाँ बोला था कि इसका जो ग्रेट हिमालय का ही भाग है वो जो पहाड़ है ना, जो तो क्वेश्चन पूछ दिया था कि भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखो भूटान की सर्वाधिक ऊंचाई दिया है 7574 मीटर, ठीक है, ये तो ठीक है 7574 मीटर दिया, लेकिन इसमें पर्वत का नाम नहीं दिया, ठीक है। तो कुला कांगरी करके एक पर्वत होता है भूटान का, ठीक है, जो इसकी ऊंचाई दे दिया, ठीक है, लेकिन नाम नहीं दिया। तो आप जो देखिए सिंपल सी बात है कि जो किताब में जो चीज़ें दी गई थी डाटा, और उसमें से अगर कुछ चीज़ छूट गया है तो एज ए टीचर को क्या करना चाहिए, उस टीचर क्या करेगा, स्टूडेंट तो पूछ भी करेगा कि सर भूटान की सर्वाधिक ऊंचाई कौन सी है, तो आप क्लास में अगर पढ़ाते हैं तो क्या बताइएगा, तो आपको तो ढूंढ के बताना ही पड़ेगा। तो याद रखिए कुला कांगरी करके एक पहाड़ है जिसका नाम है ना, जो जिसकी ऊंचाई है 7574 मीटर, जो भूटान की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। जैसे नेपाल का था माउंट एवरेस्ट, उसका तो नाम दिया था लेकिन यहाँ पर नाम नहीं दिया। यही चीज़ मैं समझा रहा था, आप लोग एनालिसिस किया था, तो बहुत सारे मेरे भाई बहन को मैसेज किए थे कि सर उसकी जो ऊंची चोटी वो कुला कांगरी होगी, तो बिल्कुल वही होगी, ठीक है। मैं कह रहा था कि ग्रेट हिमालय का वही हिस्सा है, जैसे कांगरी जो पहाड़ है ना वो किसका हिस्सा आता है, ग्रेट हिमालय। और ग्रेट हिमालय किसे बोलते हैं, जो महान हिमालय है, बड़ी हिमालय है, जो पीछे मतलब सबसे उत्तरी हिमालय है, उसी को बोला जाता है। उसके बाद ये जलवायु वगैरह का देखते हैं ना, जलवायु का विस्तार, वनस्पति का विस्तार देखेंगे। भूटान की जलवायु पर्वतीय मानसूनी है, जहाँ तापमान जो है ऊंचाई पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। वर्ष भर कठोर ठंडा पड़ता है। जनवरी में औसम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर जुलाई में 17 डिग्री सेल्सियस रहता है। और ऊंचाई पर जाने पर क्यों ठंडा पड़ता है, ये चीज़ें मैं पिछले क्लास में बहुत डिटेल समझाया हूँ। बारिश जो है 185 सेंटीमीटर से अधिक मई में सितंबर के मध्य तक होती है, और वर्षा जो होती है 250 सेंटीमीटर होती है। मतलब बारिश भी अच्छा खासा ठीक ठाक हो रहा है, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि भूटान की जलवायु किस प्रकार की है ना, क्या आप जानते हैं कि भूटान की जलवायु किस प्रकार, यदि तुम्हारे परिवार से अथवा पड़ोस से कोई व्यक्ति भूटान गया हो तो अपने पुस्तक के अलावा इन्हें भी जानकारी एकत्र कीजिए। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भूटान की जलवायु जो है किस तरह की है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि इसकी द्वार की जलवायु जो है उसने कटिबंधीय। भूटान की जो द्वार क्षेत्र है यानी जो मैदानी भाग था उसकी जलवायु कैसी है, उसने कटिबंधीय है, जिसमें जनवरी महीना में क्या रहता है, ठंडा होता है। लगभग 1050 मीटर से लेकर 2250 मीटर ना ऊँचे पर्वत प्रदेश में जलवायु शीतोष्ण है। तो ऊपर वाला साइड में किस तरह की जलवायु है, तो ऊपर साइड में जलवायु शीतोष्ण है, और जो नीचे वाला साइड है उसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय है, ठीक है। तो दोनों तरह की जलवायु मिला। इस जो क्वेश्चन का है आंसर आप लोग यहाँ देख सकते हैं, उष्णकटिबंधीय भी है और शीतोष्णकटिबंधीय है। देश की अधिकतर जो जनसंख्या है प्रदेश ना यहीं पर निवास करती है, कहाँ पर भी है, तो जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर निवास करती है, ठीक है। इससे अधिक ऊंचाई वाले भागों में जलवायु जो है ठंडी है, यानी तीनों तरह की जलवायु मिल गई, एक तो उष्णकटिबंध, उसके बाद शीतोष्ण, और अधिक ठंडी मतलब शीत कटिबंध मिल जाएगा। प्राय ये बर्फ से ढका हुआ है। इन ऊंचे पहाड़ी भागों में कम लोग निवास करते हैं, प्राकृतिक वनस्पति जो है नाम मात्र पाया जाता है। यानी भूटान में देखा जाए तो तीनों वनस्पति जलवायु पाया गया, उष्ण, शीतोष्ण और क्या बोलते हैं उसको, शीत कटिबंध भी, ठीक है। पर्वतों के दक्षिणी ढलानों में पर्वतों की दक्षिणी ढलान जो होती है, मतलब नीचे जो आ रही है ढाल वो अधिक होती है, और वहाँ वर्षा भी ढलानों पर अधिक वर्षा होती है, जिसे 500-700 सेंटीमीटर तक रिकॉर्ड किया गया। मतलब बारिश लगभग बहुत ज़्यादा हो रहा है, अच्छा खासा बारिश हो रहा है। जैसे हम लोग का मेघालय यानी मानसीर में है, बारिश जो था 1187 मीटर प्रति सेकंड था, मीटर प्रति सेकंड बोल रहा हूँ, सेंटीमीटर था, ठीक है। तो यहाँ पर 500 से 750 सेंटीमीटर बारिश हो, ठीक ठाक है, बारिश फिर भी ठीक है। जलवायु में अनुरूप वनस्पति का कटिबंध वितरण पाया जाता है। द्वार प्रदेश में चौड़ी पत्ती की उष्ण कटिबंधीय वन पाया जाता है। जाहिर सी बात है, द्वार जो प्रदेश है उष्ण कटिबंधीय है, तो उष्ण कटिबंधीय में बारिश ज़्यादा होता है, तो वहाँ के पौधे जो होते हैं उनकी पत्तियाँ जो है चौड़ी हो जाती है। और क्यों चौड़ी होती है इसको मैं पिछली क्लास में खूब बढ़िया चर्चा किया हूँ। 1200 से लेकर 2200 मीटर तक मध्य चीड़ वन, कौन वन पाया जाए भैया, चीड़ वन। 1500 से लेकर 300 मीटर के मध्य चीड़, ओक, मेमल, पोलकर, वालनट आदि। इससे अधिक ऊंचाई पर फर, बर्च आदि किस्म के वनस्पति पाए जाते हैं। अब देखिए ये चीज़ें तो दे रहा हूँ ना, यहाँ कुल क्षेत्रफल 38% भाग पर वन है, और वही जो नेपाल में था कितना % वन था उसको थोड़ा कमेंट कर बताइएगा कि वन नेपाल में बहुत ही कम था। सर आपको याद है कि नहीं, थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। लेकिन भूटान में जो है जंगल जो है ठीक ठाक 68% है। ऐसा माना जाता है कि जंगल के मामले में भूटान बहुत आगे है ना, बहुत अच्छा है, ठीक है। और वही हम लोग का जो भारत है, भारत में कितने हैं, तो भारत में पिछले क्लास में भी बताया था 24.5% जो भारत में जंगल है। और भूटान ये नेपाल में क्या है, उसी के आसपास में आप लोग को अभी तक याद आ जाना चाहिए था, ठीक है। तो
और मैं ये जो चीज़ें जो डाटा लिखी गई है, कभी कभी क्या होता है ना कि आदमी देखता है तो कहता है इतना याद कैसे होगा। देखिए, याद करना ना करना ये बड़ी बात नहीं है, याद हो जाएगा, इसको बार बार देखिएगा तो ज़रूर याद होगा। होता क्या है ना कि इसको आप रेगुलर इसको पढ़ते रहिए, या तो मेरे वीडियो देखिए, या तो खुद से इसका PDF मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम चैनल आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, है ना, ए बड़ा और बाकी सब ALAM, है ना, उसके बाद SIR आलम सर और 555 कीजिएगा, आलम सर 555, और डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा उसका लिंक दे देने के लिए, ठीक है। तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर PDF डाल दूंगा। आप इस चैप्टर को या किसी भी चैप्टर को बार बार पढ़िए। होता क्या है ना कि ये चीज़ें बार बार पढ़ेंगे ना तो याद नहीं भी रहेगा ना, तो एग्जाम में कभी कभी कह रहे होता है ना कि याद आ जाता है देख कर कि हाँ इसको कहीं हम देखे हुए हैं, ठीक है ना, तो उससे पता चल जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब कृषि और क्षेत्र को देखते हैं, आगे आते हैं हम लोग। 10% भाग जो है खेती लायक है, बहुत ही कम हो गया, है ना। 10% भाग जो क्या है खेती लायक है, ठीक है। कृषि कार्य के नदियों की आंतरिक घाटियों मध्यम ढालों पर होती है, मतलब खेती जो होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है। यहाँ लिखा है स्थानांतरित कृषि क्या है। तो स्थानांतरित कृषि तो बहुत बार चर्चा किया हूँ, बदल बदल के खेती करना स्थानांतरित कृषि कहलाता है। मतलब बदल बदल मतलब जगह बदल बदल के, सॉरी, एक स्थान से दूसरे स्थान चलेगा तो ये क्या कहलाया, स्थानांतरित कृषि कहलाया। और स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि भी कहते हैं, और झूम कृषि का अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है, पामाडाबी, कुमारी, है ना, खील, बहुत सारे नाम है जिसके बारे में मैं 8 क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाया था, और 10th क्लास में भी आएगा उसके बारे में, ठीक है। 10th क्लास में भी फिर दोबारा आएगा तो उसको पढ़ा दूंगा, क्योंकि 8 और 10 दोनों मैच कर जाता है एक साथ, और 7th और 9 एक साथ मैच कर जाता है, ठीक है। हालांकि 7th में थोड़ा बहुत मैच करता है, लेकिन 8 और 9 पूरी तरह से, 8 और 10th जो होता है वो पूरी तरह से मैच कर जाता है। 8 और 10th ये पूरा मैच कर जाता है, ठीक है। आ गया जी। अब जनसंख्या देखेंगे तो जनसंख्या क्या है, यहाँ और चीज़ यहाँ पर खेती वगैरह देखेंगे क्या होती है। फसलों का उत्पादन क्या होती है, ढाल और ऊंचाई के अनुसार होता है। चावल, गेहूँ, आलू, मकई, सब्जी यहाँ प्रमुख फसल है, ठीक है। और भारत की कौन सी प्रमुख फसल है, तो याद रखिएगा चावल, और बिहार का भी चावल, ठीक है। जनसंख्या भूटान की होती है 23.28 लाख है 2005 के हिसाब से। 2005 क्वेश्चन पूछेगा, 2005 के हिसाब से भूटान की जनसंख्या कितनी थी, तो 23.28 लाख, ठीक है। भूटान की औसत जनसंख्या घनत्व 42 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, और ना, तो याद रखिएगा अगर भूटान का पूछ रहा प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर कितना औसतम, तो 42। और बिहार का भी पूछता है बहुत बार क्वेश्चन में कि बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है, क्योंकि बिहार की जनसंख्या घनत्व पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, शायद देखिए 1102 व्यक्ति, 1106 व्यक्ति प्रति, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देगी कि 1106 या 1102, ठीक है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में बिहार में पाए जाते हैं, ठीक है। जनसंख्या घनत्व मतलब बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, ठीक है। 2022 ईस्वी में जनसंख्या घनत्व वार्षिक वृद्धि कितने है, तो 1.9%, मतलब वार्षिक वृद्धि हिसाब से थोड़ा सा कम, ज़्यादा नहीं है। अपना ही बिहार में तो वार्षिक वृद्धि हुआ था 25, पिछले वाले रिपोर्ट में 25%, 25 से ज़्यादा था, 25% वार्षिक वृद्धि, समझ आ रहा है। यानी 10 साल में हो जाएगा जनसंख्या डबल। बाप रे बाप, है ना, इतना तेजी जनसंख्या बढ़ना चाहिए। नगरीय जनसंख्या 11 है, और संरक्षित साक्षरता दर 42 है। मतलब यहाँ पर नगर जो है ना 11% है, बाकी 89% जो गांव है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा गांव हो गया भूटान में। और पढ़ा लिखा लोग 42% है, बाकी यानी 42 को हटा दीजिए तो 48% जो लोग हैं वो क्या पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। यहाँ के लोग आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण निर्धन मतलब गरीब है। थिम्पू मुनाखा भूटान के प्रमुख नगर है। थिम्पू और मुनाखा क्या है, भूटान के प्रमुख नगर है ना। याद रखिएगा, जैसे कि पोखरा था नेपाल का, काठमांडू था, वीरगंज था, उसी तरह थिम्पू और मुनाखा, थिम्पू तो इसकी राजधानी है, और मुनाखा जो है ये सब क्या है, प्रमुख शहर है भूटान का। 2008 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार भूटान जो है 133वें नंबर पर है। 2008 का रिपोर्ट है, बहुत पुराना हो गया, ठीक है। क्वेश्चन पूछ भी देगा, BPSC ऐसे भी थितर है, कभी भी किसी क्वेश्चन को क्वेश्चन उठा के दे देता है, पूछ देगा 2008 के अनुसार कितने नंबर पे मानव विकास सूचकांक दर पर, तो भूटान 133वें नंबर पे है, ठीक है। आ जाइए, उद्योग धंधा देखेंगे तो औद्योगिक दृष्टि से भूटान जो काफ़ी पिछड़ा, नेपाल भी पिछड़ा था, ठीक है। विषम धरातल, कठोर जलवायु, परिवहन के साधनों की कमी होने के कारण संसाधनों का विकास भारी कठिनाई है। मतलब ना सड़क ठीक है, सड़क मतलब पहाड़ी इलाका है तो सड़क थोड़ी उतना बढ़िया से बन पाएगा, और नहीं वो अनुकूल जलवायु है, तो बहुत सारे रीजनों के कारण वहाँ फैक्ट्री वगैरह बहुत कम है। लघु और कुटीर उद्योग का विकास हुआ है। यहाँ की प्लाईवुड, पैकिंग, है ना, डिस्टिलरी, रेजिंग, तारपीन का तेल उद्योग, थोड़ा बहुत उद्योग है। यहाँ पर्यटन का उद्योग काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। चाहे नेपाल हो चाहे भूटान हो, पर्यटन पर ज़्यादा ध्यान देता है। पर्यटन मतलब लोग वहाँ पर घूमने ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके उद्योग धंधों का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, मतलब इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। भूटान की भौगोलिक स्थिति एवं भौगोलिक संरचना ऐसी है कि जिसके कारण यहाँ पर यातायात के सभी साधनों का विकास नहीं हो पाया है। इसका अतिरिक्त यहाँ खनिजों का भी अभाव है। कुछ खनिजों मिलते भी हैं तो उसके अन्य मिश्रणों के संसाधन के उपलब्ध नहीं है, मतलब उसको निकालने के लिए उतना बहुत संभव नहीं हो पाता है, और बहुत ऐसे खनिज है जो मिलते ही नहीं है। यही कारण है कि यहाँ बड़े उद्योगों का पूर्णतः अभाव है। कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योगों के रूप में केवल पशुपालन आधारित, कृषि आधारित उद्योग है कुछ हद तक विकास हुआ है। इसके पश्चात
पर्यटन उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है, मतलब ज़्यादातर लोग घूमने जाते हैं इसीलिए वो फेमस है। आर्थिक विकास के लिए मूलतः भारत पर निर्भर रहता है, मतलब पैसा वैसा के लिए ज़्यादातर भारत से डिपेंडेंट रहता है कि भारत चंदा देगा, मतलब देगा तो काम चलेगा। हाल ही में वर्षों में भारत की मदद से जल विद्युत केंद्र विकसित की गई है ना। इस केंद्र में भारत का विद्युत की आपूर्ति होती है। इस केंद्र से क्या हो रही है, भारत में विद्युत की आपूर्ति हो रही है, ठीक है। तो याद रखना, भारत पूछेगा कि भूटान में जल विद्युत केंद्र किसकी सहायता से लगाया गया है, तो भारत के सहयोग से लगा रहा है। अब ये भूटान की राजधानी भैया, तो भूटान की राजधानी थिम्पू, और काठमांडू किसकी राजधानी है, तो काठमांडू याद रखिएगा नेपाल की राजधानी है, ठीक है, जो पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। भूटान की हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी थी, तो थी 7554। हिमालय का जो एक्चुअली में है ना, जो कुंगा कांगरी जो पर्वत था ना, वो पर्वत की बात कर रहा है। तो यह नाम दिया भूटान के हिमालय पर्वत की, हिमालय की पर्वत। तो हिमालय की कौन सी पर्वत, हिमालय पर्वत तो पूरी, ये तो हिमालय पर्वत है, ठीक है, लेकिन हिमालय की कौन सी पर्वत की बात कर रहा है, तो ये नहीं बताया कि हिमालय की कौन सी पर्वत, क्योंकि ये तो पूरा हिमालय ही है, ठीक है, तो हिमालय पर्वत है, ठीक है। तो ये महान हिमालय है, ये समझ आ रहा है, लेकिन कौन सी पर्वत है, और क्वेश्चनों में वही दे दिया था पर्वत का नाम, जो 7554 मीटर है ना, उसका पूछ रहा था, कुला कांगरी का, ठीक है। भूटान में औसतम वर्षा होती है, तो औसतम वर्षा देखेंगे तो 250 सेंटीमीटर होती है, औसतम वर्षा ठीक ठाक वर्षा होती है ना, 250 सेंटीमीटर औसतम वर्षा। एक बार इसको फिर से करेक्ट कर लीजिएगा, वर्षा कितनी थी औसतम यहाँ पर, है ना, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा 500 से लेकर 750 था, ठीक है। तो यहाँ औसतम वर्षा जो है नहीं दिया हुआ है, औसतम वर्षा उसी के आसपास में आ जाएगा, क्योंकि 250 से 300 ऊपर में शायद दिया हुआ था, यहाँ पर है, यहाँ औसतम वार्षिक वर्षा जो औसत वर्षा होती है 250 सेंटीमीटर, ठीक है, सही है। आगे जी, है ना, चीज़ें मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको गलत बता दिया जाए, ठीक है। तो औसतम वर्षा जो है 250 सेंटीमीटर। भूटान के कितने प्रतिशत वनों का विस्तार है, तो वन का अभी देखिए लोग कि वन का विस्तार कितना भैया था, वन बहुत ज़्यादा था, 70% वन था। वही अगर नेपाल का था तो कितना रहता भैया बताइए। भूटान की साक्षरता 10 कितनी है, तो साक्षरता 42% था, बोले कि 48% लोग पढ़े लिखे नहीं। अब आगे क्वेश्चन सर, तो ये चैप्टर है छोटा, ठीक है, इस कारण से हम लोग क्या करते हैं लोग कि एक और चैप्टर देख लेते हैं लोग, क्या है इसको भी छोड़ा जाएगा, है कि नहीं है। इस चैप्टर भी, ये भी बांग्लादेश को भी देख लेते हैं, क्योंकि जितना चैप्टर जल्दी जल्दी निकलते जाए उतना हम लोग के लिए ठीक है कि नहीं है। तो आप सभी बने रहिए, इसको भी देखा जाएगा। अब आ गया बांग्लादेश। बांग्लादेश देखेंगे तो 1947 में जो पाकिस्तान हम लोग से अलग हुआ ना, तो इसको पूर्वी पाकिस्तान नाम दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान से ये पूर्व साइड में था, इसीलिए इसको बोला गया पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। ये पाकिस्तान का ही अंग था। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो ये पाकिस्तान के अंग था। बाद में लेकिन 17 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश के नाम से यह एक सार्वभौम स्वतंत्र देश घोषित हुआ। तो 17 याद रखना, पूछेगा बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ या बांग्लादेश मतलब अस्तित्व में कब आया, क्योंकि पहले तो वो पाकिस्तान का हिस्सा था ना, पूर्वी पाकिस्तान था। तो अस्तित्व में कब आया, 17 दिसंबर 1971 ईस्वी में बांग्लादेश अस्तित्व में आया, खुद का अपना एक देश बना लिया, ठीक है। उसको देखेंगे तो इसकी सीमा जो है पश्चिम में और उत्तर, पश्चिम उत्तर और पूर्व की ओर, पश्चिम और उत्तर और पूर्व की ओर भारत की सीमा लगती है, यानी पश्चिम साइड, उत्तर साइड और पूर्व साइड, इससे क्या है, भारत घिरा हुआ है, भारत तीन तरफ से भारत घिरा हुआ है, इसलिए भारत घिरा हुआ है। जब भारत के हम लोग ये मैप बनाते हैं, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश आ गया, उसके बाद ये मतलब 7 सिस्टर आ गया, और ये हम लोग हो गया यहाँ से आ गया। ये जो एरिया ना, ये है हम लोग का क्या, बांग्लादेश। तो इधर से हो गया पश्चिम साइड, इधर से हो गया पूरब साइड, और ऊपर से हो गया उत्तर साइड। ये सब तरफ से क्या है, भारत से घिरा हुआ है। और नीचे हो गया कौन सा, नीचे हो गया हम लोग का ये बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी। और एक और चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि निम्न में से है ना सबसे ज़्यादा लंबी तटीय सीमा रेखा है ना किस देश से हमारी बॉर्डर बनाती है, तो किस देश से बनाता है याद रखिएगा हम लोग का। ये इसको दूसरे क्लास कर देते, ये कौन बनाता है, तो याद रखिएगा हम लोग बनाता है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश देखेंगे तो देखो ये है, ये हो गया, यहाँ से आया, यहाँ से आया। तो सबसे ज़्यादा लंबी तटीय सीमा रेखा अगर बनाते हैं, तटीय सीमा रेखा बोल रहा हूँ, या सबसे ज़्यादा लंबा बॉर्डर लाइन कोई बनाता है, यानी भारत के साथ सबसे लंबी दूरी की सीमा रेखा किस देश के साथ है, तो याद रखिएगा बांग्लादेश के साथ है, ठीक है, बांग्लादेश के साथ है। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि ना कौन सा राज्य है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ध्यान से देखो, ये जो राज्य देख रहे हैं, इधर से और नीचे से तीन तरफ से राज्य घिरा हुआ है, इसका नाम है त्रिपुरा, यानी तीनपुर से पूरा हो गया बांग्लादेश से घिर के, ठीक है। तो दो चीज़ें मिल गया, एक तो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा रेखा भारत से बॉर्डर लाइन बनाता है कौन, बांग्लादेश, और दूसरा कि त्रिपुरा जो राज्य है तीन तरफ से घिरा हुआ, किससे, बांग्लादेश से घिरा हुआ, ठीक है। समझ आ गया होगा। आगे आते, आगे समझने की कोशिश करते हैं, है ना। यहाँ देखेंगे तो बांग्लादेश के नाम से यह सार्वभौमिक स्वतंत्र हो गया। उसके बाद इसकी सीमा जो पश्चिम की ओर बताई दिए, इसकी क्षेत्रफल जो है, जो बॉर्डर लाइन के क्षेत्रफल बोल रहा है वो कितना है, तो 4096 किलोमीटर, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है ना, तो 4096 है। मतलब जो अभी बोला कि तीन तरफ से जो भारत घिरा हुआ है उसकी लंबाई जो है 4096। यहाँ फोटो दिया हुआ है, इसको समझाऊंगा आज, ये पहले इसको समझे। उसके बाद से
म्यांमार, बर्मा, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उसके पूर्व में जो है म्यांमार से भी थोड़ा सा सटता है, क्योंकि इस साइड ये म्यांमार हो जाएगा, हल्का सा म्यांमार से भी सटेगा, ठीक है। तो म्यांमार से भी हल्का, उत्तर में भारत के असम और मेघालय से है, और पूरब साइड में देखेंगे त्रिपुरा, मिजोरम है। पूरब साइड में इसके त्रिपुरा और मिजोरम है, ठीक है। और उत्तर साइड में ऊपर में असम और मेघालय है, ठीक है। उसके बाद से पश्चिम बंगाल इस राज्य में, उसको पश्चिम बंगाल भी राज्य इसके स्थित है, ठीक है। इधर साइड में, किधर साइड में हो जाएगा, उत्तर साइड में, ठीक है। पश्चिम बंगाल और ऊपर में भी है, ठीक है। बांग्लादेश के कुल क्षेत्रफल है 1,48,393 वर्ग किलोमीटर फैला, 1,48,393। 20 डिग्री से ये देश 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 97 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। तो 20 से लेकर 97 तक फैला हुआ है। 20 डिग्री से कितना तक फैला हुआ है, 97 डिग्री तक फैला हुआ है। नहीं, गड़बड़ दिया है। 37 डिग्री होना, 37 भी नहीं होगा इसका, 27 होगा। ये यहाँ एरर है। 97 कहाँ से हो जाएगा भाई, 97 मतलब समझ आ रहा है, उत्तरी अक्षांश से चले जाएंगे। 97 मतलब कि भारत क्रॉस करके चले गया, वो पहुँच गया, क्या बोलते हैं, 97 तो है ही नहीं, 97 अक्षांश तो है ही नहीं, पगला गया क्या किताब वही। 97 तो क्या बोलते हैं उसको, उत्तरी ध्रुव से पार निकल जाएगा। 90 तक तो ये है, पगला। 27 होगा, गलती दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 27 डिग्री 27 उत्तरी अक्षांश होगा, ठीक है ना। 20 से 27 तक है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे तो 85 से पूर्वी देशांतर लेकर 93 तक, तो ये 85 से 93, ठीक है। 85 से लेकर 93 तक है क्या, देशांतर रेखा। इसका मतलब क्या कर रहा है, यहाँ पर देखो मैं बता रहा हूँ एक्चुअली में क्या कह रहा है ना। अब कह रहा था क्या, देखो यहाँ 20 से शुरू है बांग्लादेश, ठीक है, और गया है 97 मतलब समझ रहे हो, ये 20, 21, 22 है ना, यहाँ 27 से ख़त्म हुआ है ना। 97 का मतलब समझ रहे हो भाई, 97 का मतलब हो जाएगा कि उछल जाएगा, उत्तरी ध्रुव को निकल जाएगा बाहर। और जो है देशांतरीय जो है 85 से कह रहा है कि 85 से शुरू हुआ है और 95 तक 93 तक गया हुआ पूर्वी देशांतर, ठीक है। 85 से लेकर, यानी 85 से लेकर 93 तक गया, ठीक है। तो यही चीज़ बात बोल रहा है कि अक्षांशीय और इसका देशांतरीय विस्तार, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, यहाँ थोड़ा गड़बड़ दिया है। 97 तक कभी कीमत पर नहीं होगा, है ना, 27 होगा, ठीक है। जनसंख्या का दृष्टिकोण से बांग्लादेश एशिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। देख लो भाई, देश छोटा सा है और आदमी रखा है ढेर, ठीक है। तो जनसंख्या की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है, याद रखिएगा। बांग्लादेश की जनसंख्या करीब 15 करोड़ है 2006 के हिसाब से। यहाँ 880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में घनत्व है। देखो 880 व्यक्ति है, घनत्व भी इसका ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा है, घनत्व ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देश की 98% भाग जो है बंगाली भाषा बोलते हैं, और शेष जो जनजातीय हैं वो 83% भाग जो है मुसलमानों के, मतलब 98% लोग जो है बंगाली भाषा बोलते हैं, यानी बंगोली हैं, ठीक है। 83% लोग जो है मुसलमान है। अब तो और ज़्यादा बढ़ गया है लोग, ठीक है। यहाँ ये तो संरचना और स्थलाकृति देखेंगे, मतलब इसकी रचना कैसी है। बांग्लादेश डेल्टाई प्रदेश है। डेल्टाई प्रदेश इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी आती है और इधर गंगा नदी है, दोनों यहाँ मिट्टी छोड़ देता है लोग उल्टी करके, तो उसको बोलता है डेल्टाई प्रदेश बोल देता है, ठीक है। तो डेल्टाई प्रदेश है ये, सबसे बड़ा डेल्टा यहीं पर है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा जो बनता है, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, आगे आएगा। मैदानी भाग अधिकतर, इसकी ऊंचाई जो है 25 मीटर है। यही क्वेश्चन पूछा था एक बार बीपीएससी में कि बांग्लादेश का समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तब 25 मीटर, मात्र कितनी मीटर है, 25 मीटर है। नेपाल का भी बता दिए, भूटान का भी बता दिए ऊंचाई, ठीक है। बांग्लादेश भी हो गया। डेल्टा क्षेत्र, इस नदी द्वारा ढाल बहुत ही कम है, ढाल बहुत कम है क्योंकि ऑलरेडी ये तो धंसा ही हुआ है, तो कितना ढाल होगा, ठीक है। लिखा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरबन डेल्टा, वही बात कर रहा हूँ। आसपास के भागों में पानी भरा रहता है, जिसके कारण अब ये ढाल अगर रहता है तो पानी सरर से निकल जाता है। अब ढाले नहीं है, मान के चलो कोई एरिया ऐसे ढलान होते जा रहा था पानी से, अब मान के चलो कोई ऐसे सीधा है तो पानी जाएगा, नहीं बहेगा तो क्या होगा, दलदली जमीन ज़्यादा बना लेगा, ठीक है, पानी वहाँ लगल रहेगा ना, जिसका परिणाम स्वरूप अत्यंत वहाँ पानी लगा रहता है तो मिट्टी क्या होता है, उपजाऊ हो जाता है। तटवर्तीय क्षेत्र दलदली क्षेत्र रहता है। डेल्टा प्रदेश के पास नदियाँ द्वारा पानी और मिट्टी जो अनेक अनेक छोटे छोटे टापू बन जाते हैं, ठीक है, टापू बन जाते हैं इसके। उसके बाद लिखा हुआ है बांग्लादेश के पूर्व तट पर स्थित थे ना, काक्स बाजार विश्व का सबसे बड़ा बुलाई बीच है, ठीक है ना, बालुई बीच, सॉरी बुलाई बोल रहा हूँ, बालुई बीच है, ठीक है। तो एक जो बाजार है, मार्केट है, ठीक है, जिसका नाम है क्या, काक्स बाजार। और ये क्वेश्चन हो गया VBI, ठीक है, क्या हो गया भैया, VBI क्वेश्चन हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इससे 3-4 क्वेश्चन तरह से बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा काक्स बाजार, ठीक है, कहाँ है, तो बांग्लादेश में। क्वेश्चन पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा बालुई बीच कौन सा है, तो काक्स बाजार, कौन सा भैया, तो काक्स बाजार, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछ देगा कि दुनिया का सबसे बड़ा बालुई बीच काक्स बाजार किस देश में स्थित है, तो बांग्लादेश में।
और देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही क्वेश्चन जब किसी दरोगा में, पुलिस में, उसमें क्वेश्चन पूछता है तो आदमी चकरा जाता है। और आप लोग को याद रखिएगा कि जो टियर 3 के बाद टियर 4 का भी तैयारी चलेगा, और उसके साथ साथ बिहार पुलिस का भी बैच बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ, और उसका एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, किस तरह से पूछता है, और कौन कौन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो बिहार पुलिस वाला एग्जाम और बिहार दुर्गा का भी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो उसको भी कराऊंगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें आएगी एक एक करके। पहले अब मेरा मकसद था क्या था ना कि पहले जो 6 से लेकर 12 तक का मैक्सिमम, कम से कम ये नहीं 12 नहीं तो कम से कम 10 तक का बेस मजबूत कर लिया जाए, सभी किसी का बेस मजबूत करा दिया जाए, कि उसके बाद जो है अदर बुक से या इससे जो कंपटीशन की तरह तैयारी कराया जाता है, पहली बात आप लोग बुक से पढ़िएगा ना तो आपको कहीं और से ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता है। पहले आप लोग NCERT या SCERT जिस भी स्टेट के हैं अपने स्टेट का बुक जरूर पढ़िए, या जिस स्टेट में एग्जाम देने जा रहे हैं उस स्टेट का बुक खासकर जरूर पढ़ लीजिए लोग। उसके बाद NCERT भी पढ़ लीजिए लोग। उसके बाद और किसी प्रकाशन का बुक पढ़िएगा ना तो उसके पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है, आपको चीज़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ आएगी। अब पहले ही हम लोग क्या करते लोग कि पहले ही क्या करते लोग कि भाई सब प्रकाशन को उठा लेते हैं, अलग अलग प्रकाशन का, और उस प्रकाशन में कुछ चीज़ें एडवांस दिया रहता है, मतलब कुछ ऐसा दिया रहता है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो कहते हैं कि भाई गजब का बुक है यार, है ना। कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग लगता है तो लगता है कि भाई नया चीज़ दिया है, कुछ नया और कुछ पुराना नहीं रहता, सब इसी बेस से उठाया रहता है चीज़ें, उसी चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर थोड़ा सा अलग अलग तरीके से लिखा रहता है, ठीक है। तो पहले अपना जड़ मजबूत कीजिए, उसके बाद किसी प्रकाशन का बुक पढ़िएगा, बेधड़क समझ आएगा। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूं कि हमें किसी प्रकाशन का बुक दे दीजिए, मैं उसमें से सारे क्वेश्चन को ढूंढ के दिखा दूंगा, क्योंकि प्रकाशन से मतलब नहीं रहता, मतलब ये रहता है कि आपकी जो बेस जो है कहाँ से किस तरह पढ़े हुए 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th, ये जो है किसी भी विषय का पकड़ जो है कितना तरह से आपका है 6 से लेकर 12 तक का, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहले मेरा था कि इस चैनल के माध्यम से हर चीज़ों को मैं फ्री में प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, और आगे देखते रहिए, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो कुछ बड़ा करने के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ, होगा, है ना। आप सभी का बस सहयोग चाहिए, बाकी सभी होते रहेगा, ठीक है। तो आते हैं हम लोग वापस टॉपिक पर, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो बांग्लादेश में समझ आ गया कि जो काक्स बाजार है वो एक बलुई बीच है, ठीक है। बीच तो समझिए समुद्र किनारा। बालुई जो 9 भू आकृतीय प्रदेश में बांटा गया, बालुई देखिए, फिर बांग्लादेश को जो है 9 भू आकृतीय प्रदेश में बांटा गया। तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, पूछेगा कि बांग्लादेश को कितने भू आकृतियों में बांटा गया है, तो 9 भू आकृतियों में बांटा गया बांग्लादेश से, ठीक है। पहला चटगांव और सिलहट पहाड़ियाँ, प्राचीन जलोढ़ वेदिका, त्रिपुरा धरातल, रेतीला जलोढ़, पंख प्रदेश, देखो पंख प्रदेश वाला है ना, ये पंख प्रदेश वाला शायद क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पंख प्रदेश किन क्षेत्रों में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, बांग्लादेश में। मोरी बंद डेल्टा, स्थिर डेल्टा, है ना, दलदली गर्त, है ना, गुम्फित नदियाँ, ज्वार भूमि, उसके बाद से ज्वारीय डेल्टा, ठीक है। अब इसको 9 भागों में बांटा हुआ है। जैसे हम लोग को भारत का पढ़ते लोग, भारत का कितने भागों में विभाजित किया गया था, 6 भागों में बांटा गया है, जिसको मैं पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ। अब ये पर्वतीय क्षेत्र में सिर्फ पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग आते हैं। चटगांव तथा सिलहट क्षेत्र एक कम ऊंचाई वाले श्रृंखलाओं वाला विस्तार पाया जाता है, मतलब कम ऊंचाई वाले वहाँ पहाड़ पाए जाते हैं चटगांव में ये तरह चटक गया है पहाड़ हुई, ठीक है। चटगांव और सिलहट में, ठीक है, कम ऊंचाई वाले पहाड़ पाए जाते हैं। और ये पहाड़ियाँ समुद्र से औसतम जो है 200 से 300 मीटर वाला ही ऊंचाई है, मतलब बहुत कम ऊंचल है ना। अब 200-300 वाला पहाड़ को चाहिए, 200-300 मीटर वाला, लेकिन दौड़ के चढ़ जाता होगा सब, है कि नहीं है। ये पहाड़ियाँ मध्य पर्वतीय, और इन पहाड़ियों के मध्य पर्वतीय दर्रे हैं, ठीक है, दर्रे हैं इनके बीच में, ठीक है। बांग्लादेश के नदियों का जाल बिछा, बांग्लादेश में क्या है, नदियों का जाल बिछा हुआ है, दुनिया भर की नदियाँ यहाँ आती है, इसीलिए ये नदियाँ जो है एक और परिवहन की मदद करती है और दूसरी ओर बाढ़ से तबाही भी लाती है। जनजीवन को नदियों पर गहरा छाप पड़ता है, इसीलिए नदियों को बांग्लादेश का जीवन रखा के बांधती है, मतलब कि बाढ़ भी लाती है और इनके लिए बिजनेस के लिए भी एक मार्ग भी है। बांग्लादेश में बहने वाली प्राय नदियों बंगाली खाड़ी में जा गिरती है। यहाँ की मुख्य नदियाँ गंगा, पद्मा, मेघना, सुरमा, ब्रह्मपुत्र इत्यादि है, और ये गंगा ही बाद में जाके कहलाती है मेघना, पद्मा कहलाती है, और ब्रह्मपुत्र ही कहलाती जाके जमुना, और ये दोनों मिल जाता है तो मेघना कहलाता है, ठीक है। गंगा, मेघना, ब्रह्मपुत्र द्वारा बाढ़ लाई जाती है। ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं, जैसे मैंने बताया, और गंगा और दोनों मिल जाता है तो इसको क्या बोलते हैं लोग, पद्मा बोलते हैं। सॉरी, याद रखिएगा, यहाँ एक उल्टा बता दिया हूँ। गंगा को बोला जाता है मेघना बांग्लादेश में, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है जमुना, ठीक है, और दोनों जहाँ मिल जाता है तो इसको बोलते हैं लोग पद्मा, ठीक है। निक्षेपण कार्य की अधिकतर
अधिकतम मंद ढाल के कारण नदियों का अक्सर अपनी दिशाएं बदलती रहती है। निक्षेपण का मतलब होता है, निक्षेप मतलब क्या होता है ना कि मट्टी उसे क्या बोलते हैं, नदियाँ अपने साथ वो पाँकी वाली जो मिट्टी होता है ना, पाँक वाला मिट्टी वो ला ला के जमा कर देती है। जैसे मान के चलो नदी आए और यहाँ पे जमा कर दी, जिसके कारण क्या होता है अब फिर दोबारा जब नदी आती है इधर से भागना पड़ता है, इधर से भागना, मतलब रास्ता इसका बार बार बदलते रहता है निक्षेपण के कारण, ठीक है। और मंद ढाल मतलब वही कम ढाल होने के कारण वही ढलान रहता तेज़ी से, तो एक तो यहाँ पर निक्षेप होता भी नहीं, क्योंकि रुकता कैसे मिट्टी यहाँ पर, तो रुकता नहीं तो बहुत तेज़ी से नदी बहते जाता है कि नहीं है। अब यहाँ थोड़ी सी मैप दिया हुआ, इसको एक थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ कि ये पद्मा नदी है, वही पद्मा नदी जो दोनों जाके आके मिल जाता है लो क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, ठीक है। तो इसको मिल जाता है। और ये गंगा नदी का जो यहाँ लिखा है मेघना नदी, ठीक है, चटगांव के पास में है। तो क्वेश्चन पूछेगा ये मेघना नदी जो है किसके कौन से क्षेत्र के पास में, चटगांव के पास में। और देखेंगे इसके बाद बंगाल की खाड़ी है, और ये जो है ना ऐसे ऐसे बना हुआ, ये सब डेल्टा है, ठीक है, डेल्टा का निर्माण कर रहा है, ठीक है। और ये जो ढाका है बीचों बीच में है, जो कि इसकी राजधानी है, ठीक है, समझ आइए। पद्मा नदी जो जहाँ दोनों एक साथ मिलता है उसको क्या नाम रख दिया है, कौन जगह नाम रखा है, तो फरीदपुर, ठीक है। आगे आते हैं। अब जलवायु की विशेषता देखेंगे, यहाँ का जलवायु जो क्षेत्र देखेंगे, ठीक है, जलवायु क्षेत्र देखेंगे, जलवायु की विशेषता देखेंगे। तो जलवायु विशेषता देखेंगे तो क्या है जलवायु विशेषता में, बांग्लादेश की जलवायु मानसूनी है, ठीक है, मानसूनी जलवायु है, ठीक है। और यहाँ जाड़े में साधारण ठंडा मौसम पड़ता है और औसतम तापमान जो होता है 18.5 सेंटीमीटर पड़ता है। गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती है, गर्मी का मौसम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पड़ जाता है, मतलब हम लोग की तरह है, ठीक है। हिमालय की पर्वतीय शिखरों के में उत्तर में स्थित होने के कारण ये इसकी जलवायु जो है सम रहती है, ठीक है, समान मतलब रहती है। बांग्लादेश में वर्षा भी अधिक होता है, वर्षा औसतम 200 से 500 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। वार्षिक औसत वर्षा 200 से 500 है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में आने वाली दक्षिण पश्चिम, बंगाल की खाड़ी में आने वाली क्या, बंगाल खाड़ी से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून हवा यहाँ चलती है, मतलब बंगाल खाड़ी से जो दक्षिण पश्चिम हवा आती है, दक्षिण पश्चिम मतलब होता है ना, ये देखेंगे तो ये हो गया साउथ और ये हो गया वेस्ट। तो दक्षिण पश्चिम जो हवा आती है बंगाल खाड़ी से, है ना, जो वही हवा तो हम लोग की तरफ बिहार में भी बारिश कराती है, दक्षिण पश्चिम वाली जो हवा आती है बंगाल खाड़ी से, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है भैया, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में, तो अभी तो जस्ट देखे लगे बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं। और यही ब्रह्मपुत्र नदी को नेपाल में नेपाल बोल रहा हूँ, तिब्बत मतलब चाइना में किस नाम से जानते हैं, तो सांगपो के नाम से जानते हैं। वो चीज़ें मैं नदी वाला में पढ़ा चुका हूँ बहुत ज़बरदस्त तरीक़े से। अक्टूबर से दिसंबर तक और दक्षिणी भागों में चक्रवात की चपेट में रहने के कारण मौसमी अनिश्चित बनी रहती है। इन दिनों ज्वारीय लहरें तटीय भागों में होकर भीतर प्रवेश करती है, और इन तूफानी हवाओं को क्या बोलते हैं, काल वैशाखी। और ऐसे भी पश्चिम बंगाल में भी जो हवा चलती है गर्म हवा, उसको काल वैशाखी कहा जाता है। और बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में चलने वाली जो गर्म हवा है उसको क्या बोलते हैं, काल वैशाखी बोलते हैं, याद रखिएगा। वर्षा का औसत प्रत्येक स्थान पर बराबर नहीं है, सबसे अधिक वर्षा पूर्वी भाग में होती है। सबसे अधिक वर्षा अगर देखेंगे तो कहाँ होती है भैया, है ना, तो यहाँ वर्षा का औसत प्रत्येक स्थान पर बराबर नहीं, मतलब कहीं कम होता है कहीं ज़्यादा होता है, सबसे अधिक पूर्वी भाग में होता है। ऐसे भारत को भी पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। उसी तरह बांग्लादेश का भी पूर्वी भाग में बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है। बांग्लादेश का मुख्यतः मैदानी भाग है, जहाँ वर्ष बाढ़ में क्या होता है कि भैया मिट्टी जो परत बिछती रहती है, जिसके कारण एक बड़े भाग का उपजाऊ दोमट मिट्टी मिलती है। तो दोमट मिट्टी उसको बोलते हैं जिसमें देखो मिट्टी 3 प्रकार की होती है, ये शायद 8 क्लास में पढ़ाया था, चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी और दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी मतलब उसको बोलते हैं जिसमें मिट्टी और बालू की मात्रा भी बराबर हो, ठीक है। तो नदियों द्वारा बालू भी मिल जाता है, पाकी भी मिल जाता है, मिट्टी भी मिल जाता है, इसीलिए इसको दोमट मिट्टी बोलेंगे। बांग्लादेश कुल क्षेत्र 6.7% भाग ही वन पाया जाता है। जैसे बिहार में है ना मात्र 7%, उसी तरह से यहाँ भी बांग्लादेश में भी 6.7% जो है वन पाया जाता है, यानी वन बहुत ही कम है। वर्षा की अधिकता होने के कारण वृक्षों की वृद्धि तेजी से होती है। चटगांव और सिलहट में पर्वतीय भागों में सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो चटगांव और सिलहट में क्या पाया जाता है, पर्वतीय वन और सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन में बांस की प्रधानता है, तो याद रखना सदाबहार वनों में किसकी प्रधानता है, बांस। दक्षिण डेल्टाई प्रदेशों में दलदली वन पाए जाते हैं, जिसे सुंदरी वृक्ष कहते हैं, जो वही सुंदर वन, जिसको सुंदर वन भी कहते हैं। और विश्व प्रसिद्ध यहाँ पर बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। मैदानी भागों में कई घास के मैदान भी देखने मिलते हैं, यही तो सुंदर वन हम लोग की तरफ भी फैला हुआ है, ठीक है। अब एक कृषि में देखेंगे, खेती बाड़ी में देखेंगे, खेती बाड़ी के बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर टिका हुआ, 80% जनसंख्या जो है खेती कार्य में लगी हुई है, और बिहार का भी 80% जो जनसंख्या है वो खेती कार्य में लगा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। कृषि मतलब जीडीपी में लगभग 1/3 योगदान है, ठीक है। और हम लोग भारत में भी कृषि का योगदान बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। देश में लगभग 63% भाग जो है कृषि कार्य के लिए है। तो यहाँ ज़मीन जो है ठीक ठाक है खेती के लिए, वही नेपाल और भूटान में बहुत कम ज़मीन था खेती के लिए, है ना। फलों का उत्पादन
पशुपालन, मछली पालन, वानिकी प्रमुख आर्थिक क्रिया, मतलब यहाँ पर ये सभी क्रिया जो है कृषि संबंधित जो कार्य है ना वो मतलब आर्थिक मेन काम है। समस्त रोजगार का 81% जो है विदेशी व्यापार और 80% राष्ट्रीय उत्पाद, 50% अधिक जो है कृषि कार्य से डिपेंडेंट रहता है। देश की 82% भूमि जो है चावल, 6% जूट और 4% गेहूँ तथा अन्य 10% सब्जी और फल नकदी फसल उगाते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जो खेती होती है किसकी होती है, किसका होता है, ये क्या बोलते हैं उसको, चावल का, उसके बाद जूट का, ठीक है, उसके बाद से गेहूं वगैरह का खेती ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ धान की 3 फसलें पाई जाती है, अमन, ओस और बोरो। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, पूछेगा अमन, ओस और बोरो निम्न से किसकी प्रजाति है, तो धान की प्रजाति है। सर ना पूछेगा कि बांग्लादेश में पाए जाने वाले धान की 3 प्रजातियों के नाम क्या है ना, या पूछेगा सिंपल 3 तो दे देगा, तो 3 तो मारिए देगा, सिंपल पूछ दे कि बांग्लादेश में पाए जाने वाले धान की प्रजातियों के नाम, अमन, ओस, बोरो दे देगा और नीचे दे देगा इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, अमन, ओस, बोरो। ये क्या है, धान की प्रजाति है। या विश्व के 6% अधिक जो जूट पाया जाता है, 6% से भी अधिक जूट पाया जाता है, सॉरी। और जूट जो होता है मैमन सिंह जिले में पैदा होता है। अब ये एक बार क्वेश्चन पूछा था कि बांग्लादेश में जो जूट पाया जाता है वो किस जिले में पाया जाता है, तो 60 देश का 7% जूट जो होता है मैमन सिंह जिले में पैदा होता है। तो ये तरीके मैमन सिंह जिला है जो वहाँ पर जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद चाय और सिलहट और चटगांव पहाड़ियों के ढलानों पर पैदा होती है। तो चाय जो होता है सिलहट और चटगांव की जो पहाड़ी है वहाँ पर पाया जाता है। तो पूछेगा चाय कहाँ पाया जाता है, तो सिलहट और चटगांव की पहाड़ियों पर। गन्ना, तंबाकू तथा गन्ना, तंबाकू तथा गेहूं की भी अन्य फसल है। पशुपालन, यहाँ के पशुपालन जो है व्यावसायिक कृषि पूर्ण रूप से प्रचलित है। प्रत्येक के परिवार अपने उपयोग के लिए मुर्गी, बत्तख, मांस इत्यादि मवेशी का पालन करते हैं, भेड़ और बकरिया का भी पालन करते हैं, ठीक है। और ये सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो वही सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बांग्लादेश और बिहार, ये पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में होता है। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। मैंग्रोव वन, वहीं पर जो वन निकलता है उसी को मैंग्रोव वन भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश के आंतरिक जलाशयों की संख्या अधिक होने के कारण यहाँ पर जल मछली पालन भी विकसित है। सागरीय मछली यहाँ संसाधन की प्रचुर है। मैंग्रोव वन की भी अधिक पाया जाता है। सुंदरी वृक्ष की लकड़ियाँ, सुंदरी वृक्ष की लकड़ियाँ का उपयोग देखिए, ये ज़्यादा जरूरी है। सुंदरी वृक्ष की लकड़ियाँ रेल का स्लीपर बनाने में, यानी जो रेलवे लाइन के नहीं ऐसे बैठाया रहता है, तो आप तो उसका क्या बोलते हैं उसको, अब तो प्लास्टर वाला आ गया है, ठीक है। पहले लकड़ी वाला बैठाया जाता था, ठीक है। स्लीपर मतलब होता है कि रेलवे लाइन को जिस पर बैठाया जाता है उसी को स्लीपर बोलते हैं ना, ठीक है। और ईंधन है ना, ईंधन के रूप में मतलब जलावन के रूप में, लुगदी के रूप में, औद्योगिक कार्य के रूप में, मतलब कागज़ वगैरह बनाने में, ठीक है। और बांस का भी उपयोग होता, बांस भी उपयोगी वृक्ष है यहाँ की, याद रखना, बांस भी उपयोगी वृक्ष है। और सुंदरवन की लकड़ी का उपयोग देख लिए किन किन कामों में उपयोग है, फिर दोबारा देख लीजिएगा। उसके बाद ये खनन और उद्योग में देखेंगे कौन कौन सा खनन है, तो खनन मतलब खनिज कौन सा है और कौन कौन सा उद्योग है। बांग्लादेश खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से गरीब है, ये भी गरीब है। नेपाल भी गरीब है, भूटान भी गरीब है। यहाँ पर खनिज भंडारों की कमी है। देश के प्रमुख खनिज कोयला है, चूना पत्थर है, नमक है, कांच की बालू है, लोहा आदि है। जमालपुर तथा फरीदपुर क्षेत्रों में कोयला मिलता है। तो क्वेश्चन पूछेगा भूटान के किन क्षेत्रों में कोयला मिलता है, तो याद रखिए कि जमालपुर और फरीदपुर में, ठीक है ना, कोयला मिलता है, लेकिन उच्च किस्म का नहीं है, ठीक है। कोयला का कितना किस्म है, तो याद रखिए 4 AB लिपि, अंतरासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट, ठीक है। ये चारों प्रकार के बारे में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। हालांकि फिर 10th क्लास को जो पढ़ाऊंगा उसमें भी फिर दोबारा आएगा, ठीक है। प्राकृतिक गैस सिलहट और तिपरा तथा रशीदपुर क्षेत्र में मिलता है। यानी प्राकृतिक गैस जो होता है वो कहाँ मिलता है, तो सिलहट में, तिपरा में और रशीदपुर में ना, तितास में प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है और पाइपलाइन द्वारा ये ढाका भेजी जाती है। चटगांव में तेल शोधक का प्रमुख कारखाना है। तो क्वेश्चन पूछेगा बांग्लादेश के किस क्षेत्र में तेल शोधक के प्रमुख कारखाने, तो चटगांव में, ठीक है। या चटगांव किस लिए फेमस है, तो तेल शोधक कारखाने के लिए। बांग्लादेश में आधुनिक उद्योग धंधे का अत्यधिक विकास न के बराबर है, मतलब इसलिए यहाँ पर अत्यधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। राष्ट्रीय उत्पादन केवल 10% उद्योग से ही प्राप्त होता है। 10% से कम आबादी औद्योगिक कार्यों में लगी हुई है ना। बांग्लादेश में प्रमुख के उद्योग कृषि पर आधारित है, जैसे कि जूट, सूती वस्त्र, कागज, चीनी, मछली उद्योग इत्यादि जो कि कृषि कार्य पर आधारित है। संसार का 50% जूट और जूट का सामान बांग्लादेश में निर्यात होता है, ठीक है। तो संसार का 50% जो जूट है या जूट से बने हुए जो सामान है बांग्लादेश से मिलता है। ऐसे भी दुनिया में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन बांग्लादेश करता है, उसके बाद भारत करता है, ठीक है। इसका अतिरिक्त सीमेंट, कांच, उर्वरक, इस्पात, पेट्रोल शोधक, बहुत सारी चीज़ें उद्योग धंधे, ठीक है। हो गया लगभग हम लोग चैप्टर कंप्लीट ना। जल निर्माण एक प्रमुख एकाधिकार, जलयान निर्माण एक एकाधिक कारखाने ही है ना। छोटे इंजीनियरिंग, धातु, रसायन, विद्युत उपकरण, परिवहन संबंधित अनेक उद्योगों को विकसित आयातित कच्चे माल पर निर्भर है। बांग्लादेश जिन वस्तुओं का आयात करता है उसमें खाद्यान्न, तेल, कपड़ा, कोयला, लोहा, इस्पात के सामान, मोटर गाड़ी प्रमुख है। इसके प्रमुख निर्यात की जाने वाली वस्तुएं जो है जूट से बनने वाली सामान, मछली, खाल, जड़ी बूटियाँ, विद्युत उपकरण एवं इंजीनियरिंग के सामान है। ढाका एवं चांदपुर, बारीलाल, खुलला
आंतरिक नदी बंदरगाह है। तो आंतरिक नदी बंदरगाह पूछेगा तो कौन हो जाएगा, ढाका हो जाएगा, चांदपुर हो जाएगा, बहरी लाल हो जाएगा, और खुलना जो है आंतरिक नदी बंदरगाह है। मतलब देश के अंदर में जो बंदरगाह है नदी बंदरगाह, तो क्वेश्चन पूछेगा ढाका, चांदपुर, बहरी लाल और खुलना, ये निम्न में से क्या है। तो ये क्या है, तो पहली बात की ये आंतरिक नदी बंदरगाह है, ठीक है। किस एरिया में है, तो बांग्लादेश में। बांग्लादेश का पहले का नाम क्या था, पूर्वी पाकिस्तान नाम था, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। अरे कहाँ भाग गया भाई जरा जी, है ना। तो क्या नाम था भैया, पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में स्थलीय सीमा की कितनी लंबाई है, तो हम लोग से मतलब बॉर्डर से मतलब कितना करता है, तो 4096। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई, तो 71 में हुआ था, 17 दिसंबर 71 में, अभी जस्ट देख लो, ठीक है। बांग्लादेश के एशिया महादेश के किस भाग में है, तो एशिया महादेश में देखा जाएगा तो एशिया महादेश के नीचे में आ जाएगा ना, दक्षिण भाग में हम लोग एशिया महादेश के, ठीक है। बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश से किस नाम जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, यमुना बोलते हैं, ठीक है। तो हो गया क्वेश्चन आंसर कंप्लीट, है ना। तो कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अब बच गया कौन सा चैप्टर, श्रीलंका, जो अगले वीडियो में इसको भी कंप्लीट करेंगे लोग, और इसके बाद भी जो चैप्टर बचा उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये सारे चैप्टर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ ना। देख सकते हैं ये सीला द्वीप जो दिया है, इसको भी आगे पढ़ा जाएगा अगले चैप्टर में। 1 घंटे के बाद इसको भी अपलोड कर दूंगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर आपके लिए फ़ायदेमंद लग रहा होगा तो आप कमेंट कर बोल सकते हैं, बता सकते हैं, या किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, समस्या हो, बेधड़क हमसे बात कीजिएगा, पूछिएगा। सारी समस्याओं को कोशिश किया जाएगा समाधान करने के लिए, जितना भी मुझसे संभव हो पाएगा, ठीक है। और कभी कभी मैं अगर आपकी बातों का जवाब नहीं दे पाऊँ तो ना, तो जब भी समय मिलेगा ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए है ना, इतना ज़्यादा घबराइएगा नहीं तो बहुत ज़्यादा आप लोग घबरा जाते हैं कि जवाब नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी समय मिलेगा जवाब जरूर दूंगा। और रह गई कि बहुत सारे विषय जो है अलग अलग विषय, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स में और साइंस वगैरह का अदर सारे सब्जेक्टों को, तो सारे सब्जेक्ट को अकेले करा पाना तो संभव है नहीं, है कि नहीं। जैसे कि मैं देखो हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है मेरे लिए पढ़ा पाना ज़्यादा आसान है, ठीक है। अदर सब्जेक्टों को इससे कंपेयर किया जाए तो उतना बेस्ट तरीका से नहीं पढ़ा सकता। और जब मैं बेस्ट नहीं पढ़ाऊंगा तो जाहिर सी बात है कि जो इमेज आपके सामने जो बना हुआ है वो थोड़ा सा गिरने लगेगा। तो जब तक मैं बेस्ट उसमें नहीं अपने आप को कर लूँ तब तक जो है आप सभी को मैं नहीं चाहता हूँ कि उसमें टच करूँ या पढ़ाऊँ। तो उसके लिए मैं एक अलग टीचर की मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। हमारे जो एक मित्र हैं जो इनको पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी अच्छा नॉलेज है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट किया हूँ कि ना आप सभी के लिए जो पॉलिटिकल साइंस का भी सेशन चलाएं, ताकि थोड़े मुझे भी आराम हो जाए और आप सभी को जो काम है, जो आप सभी लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो भी पूरा हो जाए, ठीक है। और थोड़ा 1 मिनट रुकिएगा, है ना। तो यहीं पर करते हैं वीडियो का अंत, क्योंकि थोड़ा सा अर्जेंट कॉल आ रहा है, ठीक है। तो फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।